पिछले शुक्रवार को गिलाड फार्म में असल में क्या हुआ था? अधिकांश रिपोर्टिंग घटना के बाद की स्थिति पर केंद्रित थी। ये कहानी एक समन्वित आतंकवादी लहर का पर्दाफाश करती है जो सुर्खियों से पहले शुरू हुई थी। आज हम स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, ये क्यों मायने रखता है और यहूदा सामरिया में बढ़ते सुरक्षा खतरे के बारे में ये हमें क्या बताता है। JNS टीवी पर यहूदा केशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम यहूदा और सामरिया में आतंकवाद की एक नई लहर के बीच में हैं। पिछले शुक्रवार को ये प्रकाशित करने की अनुमति दी गई कि 32 वर्षीय बेन बिन्याहू मेल्ट ईश्वर उनके खून का बदला ले। हावत गिलाद के निवासी, समुदाय की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सदस्य, साथ ही एक IDF रिजर्विस्ट सैनिक भी था जिसे एक घातक गोलीबारी हमले में मार दिया गया। इसके अलावा IDF अधिकारी लेफ्टिनेंट युवाल एजरा यहूदियों की रक्षा करते हुए क्षेत्र में शहीद हो गए। ईश्वर उनके खून का बदला ले। ये तब शुरू हुआ जब बेन बिन्याहू हाइकिंग कर रहे लोगों के एक समूह की मदद करने गए जिन पर इलाके में अरब आतंकवादियों ने हमला किया था। बचाव प्रयासों के दौरान उन्हें मौके पर ही गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। बेन बिन्याहू अपनी पत्नी एस्तर और 12 व 13 साल की 2 बेटियां छोड़ गए। IDF का कहना है कि आतंकवादियों ने बेन बिन्याहू का हथियार तब चुरा लिया जब उन्होंने उनका सामना किया और उन्हें मौके पर ही मार डाला। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई कर आतंकवादी को मार गिराया। ये एक भयानक और घातक आतंकवादी घटना थी। मुझे अफसोस है, इस शो के लिए नोट्स बार बार बदलने पड़ रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते लगातार हमले हो रहे हैं। हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हैं। बस एक दिन पहले गुरुवार को अरब आतंकवादियों ने उन स्वयंसेवकों पर हमला किया जो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे जिसे आतंकवादियों ने जानबूझकर लगाया था। ये हुआ था गुरुवार को शमरौन में आतंकवादियों ने, जो कि तिशा बाव था, जब यहूदी इतिहास की आपदाओं के शोक में उपवास करते हैं जिसमें यरूशलेम में हमारे दोनों मंदिरों का विनाश भी है, जानबूझकर शमरौन में एलोन मोरे के पास डेराख अव्राहम फार्म में आग लगा दी। फार्म के मालिक इतमार कोहेन अन्य स्वयंसेवकों के साथ आग बुझाने की कोशिश करने के लिए घटनास्थल पर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन पर चाकू लिए हुए अरबों ने हमला कर दिया। कोहेन को कई बार चाकू मारा गया। एक तेज दिमाग स्वयंसेवक ने 2 अरब आतंकवादियों को मारकर बड़ा नरसंहार टाल दिया। कोहेन को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले गए। उनकी पत्नी ने बताया वह होश में थे लेकिन बहुत तेज दर्द में थे। इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन पास के गांव बैत फुरिक को घेर लिया और जिम्मेदार लोगों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया। सामरिया क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख योसी डगन ने घटनास्थल का दौरा किया। इस घटना को एक गंभीर आतंकवादी हमला बताते हुए उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और इजरायली सरकार से लोहे की मुट्ठी से जवाब देने का आग्रह किया। इस हमले की जांच अभी भी जारी है। तो एक बार फिर अरब आगजनी करने वालों ने आग लगा दी। उन्हें पता है कि इजरायली आग बुझाने के लिए आने वाले हैं। फिर उन्होंने चाकू से हमला किया। अब हमने ये पहले भी देखा है। 2000 के शुरुआती वर्षों में अरबों ने कितनी बार दोहरे आत्मघाती बम धमाके किए। पहला बम फटते ही बचाव दल आएंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, ये जानते हुए उनके पहुंचते ही अरब दूसरा बम फोड़ देते थे। मकसद जितना हो सके उतना ज्यादा खून खराबा करना है। यहां आग और उसके बाद हुए चाकू के हमले में भी वही घिनौनी रणनीति है। उसी दिन पिछले गुरुवार को उत्तरी सामरिया में एक IDF सैनिक को हल्की चोट आई जब एक आतंकवादी ने उसे चाकू मारने की कोशिश की। कुछ घंटे बाद गूश एत्जियोन में एक और सैनिक को चाकू मारने की कोशिश में हल्की चोट आई। और फिर पिछले शब्बा जो हुआ वो ये है। एक भीषण आग उसी समुदाय में फैल गई। गिलाद फार्म हवात गिलाद में 15 घरों को नष्ट कर दिया। 10 व्यवसाय और 30 से ज्यादा संरचनाएं भी नष्ट कर दी गईं। समुदाय की आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाया गया। 100 परिवारों को शब्बात के बीच में निकाला गया। कुल 41 अग्निशमन और बचाव टीमों ने अतिरिक्त बलों के समर्थन से आग बुझाने के प्रयास में मौके पर काम किया। वे घटना को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने शुरू से ही कहा कि ये आग केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक आगजनी का हमला थी। दूसरे शब्दों में, आगजनी के जरिए आतंकवाद। एक जांच टीम ने एक प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किया जिसमें बताया गया कि आग एक ही जगह से शुरू हुई थी, जब एक वाहन से फेंकी गई सिगरेट की बची हुई ठूंठ
सड़क किनारे सूखी घास पर गिरी और उसमें आग लग गई। जांच जारी है, लेकिन 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। और वे संदिग्ध कौन थे? फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारी। और हमने और क्या सीखा है? दोनों संदिग्ध जोमा परिवार के आतंकवादी हैं जो पास के गांव कफर कदूम में रहते हैं। उन दोनों के एक रिश्तेदार शादी जोमा उस आतंकवादी समूह का हिस्सा था जिसने लगभग 19 साल पहले यहूदा जोल्डन, जिनकी पुण्य स्मृति को नमन की हत्या की थी। हमले के समय शादी फिलिस्तीनी प्राधिकरण का पुलिस अधिकारी भी था और उसे पीए द्वारा 19 साल तक प्रशासनिक हिरासत में रखा गया था, इससे पहले कि हाल ही में आईडीएफ ने उसे गिरफ्तार किया। अब हमें आग के संबंध में यहाँ क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा जोखिम उठाकर कहूंगा कि ये एक जानबूझकर किया गया आगजनी का आतंकवादी हमला था। मकसद साफ है, इजराइल की जमीन को जला देना और जितने ज्यादा यहूदियों को मार सकते हैं मारने की कोशिश करना। इस मामले में गिलाद फार्म के प्रशासक ने इसे एक चमत्कार बताया कि कोई निवासी घायल नहीं हुआ। हालांकि आग बुझाते समय एक फायर फाइटर को मध्यम चोटें आईं। समुदाय के नेताओं जैसे शोमरोन क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख योसी डगन ने वादा किया है कि फार्म पहले से बड़ा व बेहतर बनेगा और आग से विस्थापित हुए लोग जल्द ही अपने घर लौट जाएंगे। इस दौरान एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू हुआ और विस्थापित परिवारों की मदद के लिए बहुत कम समय में लाखों डॉलर जुटाए गए। और जैसा डगन ने चेताया था, अपनी बात उन लोगों को संबोधित करते हुए जिन्होंने आग लगाई और इजराइल व यहूदी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम हमें कभी नहीं तोड़ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया और जिनके बारे में मैंने अभी बताया, उनके खिलाफ त्वरित न्याय होगा। इजराइल को भविष्य में ऐसे आगजनी हमलों को रोकने के लिए वास्तविक निवारक प्रभाव स्थापित करना चाहिए, खासकर इन गर्म और सूखे गर्मी के महीनों के दौरान। दोस्तों, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मेरे लिए ये मुझे यहूदिया और सामरिया में आतंकवाद की एक लहर लगती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इजराइल के नेता जल्दी कार्रवाई करें, इससे पहले कि और किसी को चोट लगे। मुझे भरोसा है कि आईडीएफ के बहादुर पुरुष और महिलाएं इस खतरे से निपटने को तैयार हैं। असल में हावाद गिलाद के पास हुए हमले के बाद आईडीएफ ने सामरिया में एक व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान की घोषणा की है, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकियों ने 2 इजरायली नागरिकों की हत्या की और 6 अन्य को घायल कर दिया। समस्या से निपटने के लिए आईडीएफ पूरे क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही थी और उनकी छुट्टियां स्थगित कर रही थी। अब तक 70 वांछित आतंकी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम आईडीएफ के साहसी पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस अभियान में हमारी रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पास लगभग 70,000 सशस्त्र कर्मियों की एक सेना है, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ बताते हैं? मेरे अच्छे दोस्त मॉरिस हर्ष के अनुसार, जो यरूशलेम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स में फिलिस्तीनी प्राधिकरण जवाबदेही और सुधार पहल के निदेशक हैं, पीए सुरक्षा बल ओस्लो समझौतों के तहत अनुमति से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। हिर्ष कहते हैं कि शुरुआत में पीए को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सीमित पुलिस बल रखने की अनुमति थी। इसके बजाय वे तर्क देते हैं कि यह एक भारी हथियारों से लैस सैन्य बल में बदल गया है, जिसके पास दसियों हजार हथियार, बख्तरबंद वाहन और यहां तक कि भारी हथियार भी हैं। हिर्ष बताते हैं कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान करीब 6,000 आतंकवादी इजराइल में घुस आए थे। वे तर्क करते हैं कि आज यहूदा और सामरिया में सशस्त्र बल लगभग 10 गुना बड़ा है। वे चेतावनी देते हैं कि इजराइल के सबसे घनी आबादी वाले इलाके पीए नियंत्रित क्षेत्र से सिर्फ 14 से 22 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये बल कभी इजराइल राज्य के खिलाफ हो जाएं, तो लाखों इजरायली उनकी पहुंच में होंगे। हर्ष की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे इंतिफादा या ओस्लो युद्ध के बाद से पीए सुरक्षा बलों में 400% की वृद्धि हुई है और अब इनकी संख्या लगभग 70,000 कर्मियों तक पहुंच गई है। ये ओस्लो युग के समझौतों के बावजूद हुआ, जो बल की संख्या 30,000 तक सीमित करते थे। हर्ष का निष्कर्ष है कि इजराइल को इन बलों को पुलिस सेवा नहीं, बल्कि संभावित सैन्य खतरे के रूप में देखना चाहिए और उनके निरस्त्रीकरण की मांग करनी चाहिए। कड़ी निगरानी और विदेशी वित्त पोषित सैन्य प्रशिक्षण खत्म करना जरूरी है। हर्ष बिल्कुल सही है, हम इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि इजराइल को ओस्लो समझौतों से बाहर निकलना चाहिए। इजराइल को मौजूदा नियम सख्ती से लागू करने चाहिए। मूल बात यह है कि हम अपने दरवाजे पर खड़ी इस सेना को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
आगे बढ़ते हुए इस हफ्ते फिलिस्तीनी मीडिया वॉच ने बताया कि इजरायलियों में अक्टूबर 2000 में रामला में 1 अरब भीड़ द्वारा 2 इजरायली सैनिकों की लिंचिंग शायद पीए के 5 साल के आतंक अभियान की सबसे यादगार और भयावह घटनाओं में से एक है, जिसे दूसरी इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। 2000 से 2005 तक खिड़की से भीड़ को अपने खून से सने हाथ दिखाते एक फिलिस्तीनी की कुख्यात तस्वीर सभी इजरायलियों को पता है। पीए में रामला लिंचिंग के हत्यारों और अन्य अपराधियों को आज भी पीए अधिकारियों द्वारा सम्मानित और महिमामंडित किया जाता है, यहां तक कि 26 साल बाद भी। हाल ही में रिहा लोगों में ज़ियाद हुमूदा भी था, जिन्होंने इजरायली रिजर्विस्ट वादिम नुरहेत्स और योसी अवरामी की लिंचिंग में भाग लिया था। उन्हें जनवरी 2026 में इजरायल हमास संघर्ष विराम और बंधक कैदी विनिमय समझौते के तहत रिहा किया गया था। याद करें जब 2 आईडीएफ सैनिक गलती से रामल्ला में गए, भीड़ ने पकड़कर पीए पुलिस स्टेशन पहुंचाया, जहां उन्हें प्रताड़ित कर मार डाला गया और शव क्षत विक्षत किए गए। हमूदा वही था जिसने नुरहेत्स के शव को आग लगाई थी। हमूदा की रिहाई पर वरिष्ठ पीए अधिकारी उसका स्वागत करने और उसकी प्रशंसा करने पहुंचे। रामल्ला जिले की गवर्नर लैला घानम ने कहा कि उन्हें हमूदा का स्वागत करने का सम्मान मिला और कैद आतंकवादियों को हमारे लोगों का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बताया। पीएमडब्ल्यू ने पीए द्वारा वीर आतंकवादियों और लिंचिंग में 2 इजरायली सैनिकों के हत्यारों के कृत्यों पर दिए गए समर्थन और गर्व का दस्तावेजीकरण किया है। आइए ये क्लिप देखें। मैं अभी वीरवंदी हाबिस ब्यूत के परिवार के साथ मौजूद हूं, जिन्हें कब्जे की जेलों में उम्र कैद की सजा मिली है। मैं अभी वीरवंदी मोहम्मद नुवारा के घर में मौजूद हूं, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। ईश्वर मोहम्मद को रिहाई दे। मोहम्मद के पास एक बेटा है जो फूल की तरह है और हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे गर्व है कि मेरे पास मोहम्मद जैसा भाई है। हम उस पर गर्व करते हैं और सिर ऊंचा रखते हैं। हम वीर बंदी जवाद अबू कुरा के घर पहुंच चुके हैं, जिन्हें उम्र कैद हुई है। हम उनके और सभी बंदियों की पूरी आजादी की कामना करते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण उन आतंकवादियों की प्रशंसा और सम्मान करता है जिनके हाथ खून से सने हैं और उन्हें हीरो के रूप में पेश करता है। हकीकत यह है, यही वो समाज है जो हमारे बीच यहूदा और सामरिया में रहता है, गाजा नहीं, हमारे पड़ोस में ही। ये नेतृत्व आतंकवाद की सराहना करता है और आतंकवादियों को पेरोल पर रखता है। ये एक ऐसा समूह है जिसके पास हजारों हजार सैनिक हैं जो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैनात हैं। जैसा कि कुछ मिनट पहले बताया गया था गिलाड फार्म के बारे में, वे आतंकवाद से नहीं लड़ रहे हैं, वे खुद आतंकवादी हैं। इजराइल को इससे तब निपटना पड़ सकता है जब ईरानी मोर्चे पर हालात शांत हों। जो यहूदा सामरिया में रहते हैं, जागते रहें और सतर्क रहें, क्योंकि यही हमारी हकीकत है। यहाँ आगे बढ़ते हुए नीदरलैंड्स ने इस हफ्ते घोषणा की है कि वह 22 सितंबर से वेस्ट बैंक में तथाकथित इजरायली बस्तियों से आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। नीदरलैंड्स, आयरलैंड, बेल्जियम और स्पेन समेत उन यूरोपीय संघ के देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने बस्तियों से व्यापार पर रोक लगाई है, जिन्हें वे कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित मानते हैं। इन सभी देशों ने तथाकथित फिलिस्तीन राज्य को भी मान्यता दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रतिबंध फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्थित अवैध इजरायली बस्तियों से उत्पन्न वस्तुओं के आयात, खरीद और बिक्री पर लागू होगा। उनके मंत्रालय के अनुसार एक बार फिर हम सिर्फ यहूदी उत्पादों पर और सिर्फ उन्हीं पर भौगोलिक आधार पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, पेरिस या न्यूयॉर्क में बने यहूदी उत्पादों का स्वागत करता है, लेकिन यहूदिया में बने यहूदी उत्पादों का स्वागत नहीं करता। इस फैसले में पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीनी क्षेत्र बताया गया है, ये भूलते हुए कि एरिया सी पर इजराइल का अधिकार है। आइए साफ साफ कहें, ये सब इजराइल की जमीन है। फिलहाल ये प्रतिबंध सभी क्षेत्रों पर लागू है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार इजरायली नियंत्रण वाले इलाके भी शामिल हैं। ये फैसला अरबों की मदद के लिए नहीं था। अगर किसी कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ा तो यहूदिया और सामरिया की इजरायली कंपनियों में काम करने वाले अरब सबसे पहले नौकरियां खो देंगे। नहीं, ये फैसला इजराइल और यहूदियों को निशाना बनाने के लिए था। नीदरलैंड दुनिया के किसी भी और देश से जो किसी भी तरह के भूमि विवाद से गुजर रहा हो, उसके उत्पादों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। अब आइए बात साफ कर लें। इजराइल जिस समस्या से जूझ रहा है वो जमीन का विवाद नहीं,
बल्कि यहूदी ईसाई मूल्यों और जिहादी मौत के पंथ में विश्वास करने वालों के बीच संघर्ष है, लेकिन वो मुद्दे से हटकर है। नीदरलैंड इसे जमीन का विवाद मानता है और एक झूठी कहानी के आधार पर पक्ष ले चुका है, और यही वजह है कि यूरोपीय संघ लगभग 2 दशकों से क्षेत्र सी में अरबों के लिए अवैध घर बना रहा है, यहूदियों को बाहर निकालने और एक तथाकथित फिलिस्तीनी राज्य बनाने का लक्ष्य है। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी कोई भी इकाई इजराइल राज्य के लिए अस्तित्वगत खतरा होगी जब तक आप गूश एत्जियोन से चेरी या शिलो से वाइन नहीं लेते। इसी कारण हमारे पास शांति नहीं है ना? मैं कहता हूं कि नीदरलैंड्स और उन देशों को शर्म आनी चाहिए जो एकमात्र यहूदी राज्य के खिलाफ भेदभाव करते हैं। यहाँ एक और कहानी है जो यहूदिया और सामरिया में यूरोपीय संघ की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाती है। इजरायली निगरानी समूह रेगाविम के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक अवैध फिलिस्तीनी प्राधिकरण मनोरंजन परिसर हाल ही में क्षेत्र सी में इजरायली राज्य भूमि पर खोजा गया है। ये उत्तरी सामरिया में सानूर के पुनर्स्थापित समुदाय के पास है। इस स्थल में बड़ा प्रवेश द्वार, पहुंच मार्ग, खेल मैदान, बेंच व अन्य सुविधाएं हैं। रेगाविम के अनुसार वहां के संकेतों में यूरोपीय संघ को परियोजना के वित्त पोषक बताया गया है। संगठन का कहना है कि ये जमीन पर नई हकीकतें पैदा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें क्षेत्र सी में अवैध फिलिस्तीनी निर्माण बढ़ाया जा रहा है। रेगाविम उस चीज की ओर भी इशारा करता है जिसे वो खुला पाखंड कहता है। कुछ हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ ने रेगाविम पर प्रतिबंध लगाए थे। संगठन पर आरोप है कि वह इजराइल की कानूनी व्यवस्था का उपयोग अवैध फिलिस्तीनी निर्माण को चुनौती देने में करता है। अब रेगाविम का कहना है कि यूरोपीय संघ इजरायली सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को फंड कर रहा है और इसका खुलासा करने वालों को सजा दे रहा है। समूह इजरायली अधिकारियों से परिसर गिराने और क्षेत्र सी में इजरायली कानून लागू करने की मांग कर रहा है। असल में सबसे जरूरी है कानून लागू करना। हमारे बीच एक आतंकवादी राज्य बनाने के लिए अवैध परियोजनाओं को वित्त पोषित करके यूरोपीय संघ को कानून तोड़ने से रोकना। लेकिन यही होगा अगर यूरोपीय संघ और बाकी लोग अपनी मर्जी चला लें। ये खबर यरूशलेम की गंभीर सुरक्षा चिंताओं को दिखाती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के बेत सफाफा इलाके के एक स्कूल में रह रहे यहूदा और सामरिया के 17 फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक समूह ने स्कूल का हिस्सा आवास में बदल दिया था, जिसमें बिस्तर, गद्दा, शावर और निजी सामान भी थे। ये पता तब चला जब अभिभावकों ने समर कैंप के दौरान अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। स्कूल अधिकारियों के अनुसार ये लोग करीब 10 दिन इमारत में छिपे रहे और नियमित सुरक्षा गश्त में पकड़े गए। सभी 17 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि वे अवैध रूप से रहने और अनधिकृत प्रवेश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर वे सुविधाएं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कानून लागू करते रहने का वादा करते हैं। भगवान का शुक्र है उन्हें पकड़ा गया और सब सुरक्षित रहे। और अंत में इस हफ्ते आइए अच्छी खबरों के साथ समाप्त करें। उत्तरी सामरिया में नया यहूदी समुदाय बस रहा है। 12 अग्रणी परिवार एबाल में आकर बस गए हैं, जो शेखेम के ठीक उत्तर में माउंट एबाल पर बसा एक नया समुदाय है। उनमें से नोआम और नायमा ओजरी भी हैं, जिन्होंने पिदवेल समुदाय छोड़कर उस जगह को शहर बनाने में मदद की जिसे वे 600 परिवारों का शहर बनाना चाहते हैं। बहते पानी की सुविधा के बिना अस्थायी कारवा में रहते हुए भी, गैस और पक्की सड़कों के बिना भी परिवारों का कहना है कि वे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति मजबूत करने को प्रतिबद्ध हैं। समुदाय में पहले से ही 15 छात्रों वाली एक कृषि येशिवा शामिल है। फिलहाल बिजली सौर ऊर्जा से मिल रही है। नोआम कहते हैं कि ये कदम सिर्फ घर बनाने से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यहूदी लोग 2000 साल से इसका इंतजार कर रहे थे और इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एबाल सिनेगॉग को जोसेफ की कब्र और यरूशलेम के टेम्पल माउंट दोनों की ओर विशिष्ट रूप से उन्मुख बनाया गया है। सामरिया क्षेत्रीय परिषद एबाल को उन नई बस्तियों में गिनती है जिनका मकसद उत्तरी सामरिया में इजराइल की पकड़ मजबूत करना है। नोआ मोसेरी ने जोड़ा, ये इस बात का सबूत है कि उद्धार आने वाला है। इस हफ्ते का जुडियकेशन यहीं समाप्त होता है। निर्माता बारबरा हामिनो का धन्यवाद, इंजीनियर आर वोगलैंटर, जैक सिकरमैन, रायन लिफ्शिट्स, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेर्ट्स्की और वीडियो एडिटर ओल्गा सेनेटोव। JNS एरन वोगलैंटर की शानदार प्रोग्रामिंग देखें, सुपर थैंक्स दें, सब्सक्राइब करें।
और जाहिर है jns.org पर जाएं ताकि आप इजराइल मध्य पूर्व से जुड़ी सभी ताजा और ब्रेकिंग न्यूज पा सकें और यहूदी जगत की खबरें भी। हम आपसे अगले हफ्ते यहीं जुडिकेशन पर मिलेंगे, सिर्फ JNS टीवी पर।